हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां से अपना जो 12 चैप्टर पढ़ रहे थे पादपों में जनन, और ये जो है अपना इस चैप्टर का दूसरा दिन है, मतलब दूसरा वीडियो इस चैप्टर का डलेगा। अपन ने पहली बात तो यहाँ से जनन की बात की थी कि जनन किसे कहते हैं। तो सजीवों द्वारा अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। फिर दूसरा क्वेश्चन था अपने पास कि जनन क्यों आवश्यक है। तो सजीवों को अपनी संतति बनाए रखने के लिए या अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। फिर उसके बाद में अपन ने जनन की जो दो विधियां थी वो दो विधियां पढ़ी थी, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन के अलैंगिक जनन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, उसमें उसकी परिभाषा और कायिक प्रवर्धन के बारे में अपन ने देख लिया था। आज जो अपन यहाँ से देखिए अपन ने कायिक प्रवर्धन में जैसे ब्रायोफिलम के पत्ते के बारे में देखा था। यदि ये अपना आलू है और इस आलू के ऊपर जैसे ये आलू है और अपन क्या करते हैं कि इस मौसम में यदि आलू को थोड़े दिनों तक काम में नहीं लेते हैं, ऐसे ही पड़े रहने देते हैं, तो वो उगना प्रारंभ हो जाता, उसमें से कुछ छोटी छोटी कलिकाएं निकलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहाँ से कुछ कलिकाएं निकली, यहाँ से कुछ कलिकाएं निकली हरे रंग की, यहाँ से कुछ कलिकाएं निकली। तो इन कलिकाओं को अपन कक्षस्थ कलिका या आलू की आंख कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? आलू की आंख कहते हैं। कक्षस्थ कलिका या आलू की आंख कहते हैं जो ये संरचनाएं निकल रही है। तो यहां तक अपन ने बात कर लिया। अब इससे आगे अपन आज बात करेंगे किसके बारे में? अलैंगिक जनन की विधियां, कि अलैंगिक जनन कि कौन कौन सी विधियां होती है। ध्यान रखना, वो अपन ने जनन की विधियों के बारे में डिस्कस किया था। आज यहाँ हम अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मैं लिखने जा रहा हूं अलैंगिक जनन की विधियां। तो देखिए अलैंगिक जनन की विधियों में मैं यदि आपको फर्स्ट बताऊं तो वो होगा अपना मुकुलन। क्या पढ़ेंगे अपन? मुकुलन। मुकुलन में देखिए मुकुलन का मतलब क्या होता है, पहले तो अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए मुकुलन जो होता है, दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक तो हाइड्रा व एक इष्ट जो जीव है। इन दोनों में मुकुलन की क्रिया संपन्न की जाती है। अपनी बुक की बात करें तो बुक में इष्ट के बारे में दे रखा है। तो देखिए ये एक जो होता है ना, इस प्रकार की संरचना को इष्ट कहते हैं और ये इष्ट कोशिका का केंद्रक है। तो ये कौन सी कोशिका है? एक इष्ट की कोशिका, एक इष्ट है ये। अब इस इष्ट में क्या होगा? जब ये जनन के लिए परिपक्व हो जाएगा, मतलब जब क्या होगा, इसकी अवस्था आ जाएगी, मैच्योरिटी आ जाएगी, मतलब जब ये परिपक्व हो जाएगा, जनन करने योग्य हो जाएगा, तब जाकर क्या होगा कि इस जो है इस इष्ट की यहाँ से कुछ कोशिकाएं वृद्धि करके एक उभारनुमा संरचना का निर्माण कर लेगी। जैसे मैं बात करूं, ये वही केंद्रक है। तो इस जो इष्ट है, इस इष्ट की जो कोशिकाएं है इस तरीके से एक उभार का निर्माण कर लेती है। क्या कर लिया? इस उभार का निर्माण कर लिया। इसकी कोशिकाएं क्या कर रही है? हल्की सी वृद्धि करती है और वृद्धि करके एक उभार का निर्माण कर लिया। इस उभार को अपन मुकुल कहते हैं। इस उभार को अपन ने क्या कहा? मुकुल का। फिर ये उभार क्या होता है? धीरे 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 बढ़ता जाता है और ये जो अपना है पहले का इष्ट है उस इष्ट के समान हो जाता है। ये मान लो
कि ये इतना इष्ट था और ये उभार भर के भी क्या हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अब ये भी क्या करने लग जाता है, वृद्धि करने लगता है, ये भी उभार बन जाता है, ये भी वृद्धि करता है और ये भी उभार बन जाता है। और उभार बन के जब ये पूर्ण रूप से ये भी परिपक्व हो जाते हैं, मतलब ये भी आगे बढ़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं, तब ये इससे अलग हो जाते हैं। जो ये मैन भाग थे ना, इनके माता पिता थे, मतलब जो भी ये माता या पिता, उससे क्या हो गए, अलग हो गए। और अलग होकर ये बहुत सारे क्या बन जाते हैं, इष्ट बन जाते हैं। क्या बन गए, बहुत सारे इष्ट बन जाते हैं। अब क्या हुआ, एक इष्ट से 4 इष्टों का निर्माण हो गया। तो इसमें क्या किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ी है, क्या दूसरे के आने से ही नए जीव का निर्माण हुआ है? नहीं, एक अकेले इष्ट ने ही क्या किया है, एक दूसरे इष्टों का निर्माण किया है, मतलब नए इष्टों को बनाया है। तो इसलिए इस प्रकार का जो जनन होता है अलैंगिक जनन कहलाता है। मैंने अलैंगिक जनन की आपको परिभाषा क्या बताई थी, ऐसा जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए एक ही जनक की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। ये तो किसकी बात हो गई, इष्ट की बात हो गई। यदि मैं अपना दूसरे की बात करूं, किसकी, हाइड्रा। देखिए ये जो उभार बना था ना, इस उभार को तो अपन ने मुकुल कह दिया और इस पूरी क्रिया को अपन मुकुलन कहते हैं। ये तो किसकी बात हो गई अपने पास, इष्ट की। अब देखिए हाइड्रा जो होता है ना, इस प्रकार का जीव होता है हाइड्रा। इस प्रकार का जीव होता है। इसमें भी क्या होगा, एक ये हाइड्रा है और ये हाइड्रा धीरे धीरे वृद्धि करके ये अपनी इतनी सी संरचना बनाएगा उसको में। तो जो उभार बना है इसमें भी, उस उभार को अपन ने क्या कहेंगे, मुकुल कहेंगे। फिर ये धीरे धीरे वृद्धि करेगा और वृद्धि करके जब इसके समान हो जाएगा तब ये इससे अलग हो जाएगा। तो ये क्रिया भी क्या कहलाएगी, मुकुलन कहलाएगी। तो आप सभी को ये याद रखना है कि मुकुलन की जो क्रिया किसमें पाई जाती है, तो मुकुलन की क्रिया हाइड्रा में पाई जाती है। अब इसके बाद की बात करते हैं, तो दूसरी जो विधि होगी अपनी, वो होगी खंडन। दूसरी विधि क्या होगी अपने पास, खंडन। खंडन का मतलब होता है यहां टूटना। खंडन का मीन्स क्या बताएंगे अपन, टूटना। ठीक है, अब देखिए यहां खंडन का मतलब टूटना। तो क्या होगा कि जो बहुत सारे मतलब तालाब, जलाशय या ऐसे स्थान जहां बहुत समय से पानी भरा हो, जैसे अपने गलता जी की बात करते हैं, इसमें क्या है, पानी भरा है बहुत टाइम से। तो आप जब भी देखने जाते होंगे तब क्या होगा कि जो नीचे वाला जो हो जाए उसमें जो पानी भरा है, उस पानी के ऊपर हरे रंग की संरचना जमी हुई है, जिसे अपन काई कहते हैं। जनरली भाषा में क्या कहते हैं, काई कहते हैं। उन काई को अपन बोला जाता है शैवाल। क्या बोला जाता है, उनको अपन कहते हैं शैवाल। तो क्या होगा कि मान लो कि अपने पास उस शैवाल की एक पट्टिका है, इस तरह, मतलब शैवाल है वो, ठीक है, वो काई की पट्टी है ये, इसको अपन ने बोल दिया स्पाइरोगाइडा। ये एक शैवाल की जाति होती है स्पाइरोगाइडा। तो क्या है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, अब जब ये तो वृद्धि कर रहा है, जब प्रतिकूल परिस्थितियों का मतलब है जब इसको पानी नहीं मिलेगा। अभी तो क्या है, पानी मिल रहा है तो ये है, स्थिर है। लेकिन जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है, मतलब जब क्या होगा कि जब पानी नहीं मिलेगा, तो उस अवस्था में क्या होता है कि ये जो काई है, इस काई की जो एक पट्टिका है, ये पट्टिका टूट जाती है, ये टूट गई। ठीक है, पानी नहीं मिला तब की बात है। जब अनुकूल परिस्थिति आएगी, मतलब कहने का तात्पर्य है जब इसको दोबारा पानी मिलेगा, तो ये जो है
ये जो टूटी हुई पट्टिकाएं है ये वापस वृद्धि करके और एक नए शैवाल का निर्माण कर लेगी। तो यहां भी एक ही स्पाइरोगायरा था, एक स्पाइरोगायरा से दो स्पाइरोगायरा का निर्माण हो गया, मतलब दो पट्टिकाओं का निर्माण हो गया, मतलब एक संतान, दो संतान बन गई। तो क्या इसमें भी दूसरे की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी है। इसने खुद ही क्या किया है? जनन करके एक नई संतति का निर्माण किया है। तो दूसरी जो विधि है अपने पास वो है खंडन। खंडन का मतलब यहाँ टूटना, और जो तालाब जलाशय होते हैं उनमें हरे रंग की एक संरचना जमी होती है जिन्हें काई या शैवाल कहा जाता है। एक शैवाल की जाति है स्पाइरोगायरा, जिसका उदाहरण अपनी बुक में दिया गया है। इस स्पाइरोगायरा में क्या होता है कि ये जो पट्टिका है, इस पट्टिका टूटकर दो भागों में निर्माण कर लेती है। अब मैं तीसरी विधि की बात करूंगा। यहाँ दूसरी विधि की तो अपन ने किसकी बात की? खंडन की बात की है। और तीसरी जो विधि की बात करूंगा मैं यहाँ बीजाणु निर्माण की बात करूंगा। किसकी? बीजाणु निर्माण की बात करूंगा। अब देखिए बीजाणु निर्माण एक इस प्रकार की एक संरचना होती है कवों की। इस प्रकार की एक संरचना है, राइजोपस कहेंगे इसे। एक कवक है जिसकी संरचना है क्या है? राइजोपस। ठीक है। अब ये जो गोल गोल संरचना दिख रही है इसे अपन कहते हैं बीजाणु धानी। इसको अपन क्या कहेंगे? बीजाणु धानी। अब देखिए बीजाणु का मतलब तो यहां बीज की बात करेंगे और धानी का मतलब होता है थैली की बात करेंगे। ये ऐसी एक थैलीकार संरचना है जिसके अंदर बीज उपस्थित होते हैं। क्या है? ये एक ऐसी थैली के आकार की संरचना है जिसके अंदर बीज उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया? बीजाणु धानी बोला गया। और ये इसका तंतु है जो इस बीजाणु धानी को ऊपर डाटे हुए रखता है। क्या करेगा? इस बीजाणु धानी को ऊपर डाटे हुए रखता है। अब देखिए जब क्या होगा, कह सकते हैं कि ये परिपक्व नहीं होगी, मतलब ये इसका जो परिपक्व नहीं होगा, ये जैसे पक जाना, ठीक है ना, ये पकेगी नहीं तब तक तो क्या है, इसकी कच्ची वाली अवस्था रहेगी, अपरिपक्व अवस्था रहेगी। लेकिन जैसे ही ये पक जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो क्या होगा, ये जो बीजाणु धानी है ये फट जाएगी। क्या होगा कि बीजाणु धानी है वो फट जाएगी। जैसे अपन बात करते हैं अनार की। अनार क्या होता है कि जब कच्चा रहता है तब तो अपन उसको तोड़ते हैं, तब जाके वो टूटता है। लेकिन जब वो पक जाता है, जब उसके लाल लाल दाने हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली खिलके क्या होने लगता है, फटने लगता है अपने आप ही। तो यहाँ भी क्या होता है कि जैसे ही ये परिपक्व हो जाती है बीजाणु धानी, तो उस अवस्था में परिपक्व होकर ये क्या होने लग जाएगी, फटने लग जाएगी। जैसे मान लिया कि ये फट गई और यहाँ से क्या हो गया, ये बीजाणु बाहर निकल गए। फटने के बाद में बीजाणु तो बाहर निकले ही निकलेंगे, ठीक है। अब ये बीजाणु बाहर निकल गए और ये मान लो ये पृथ्वी की जमीन थी, और ये बीजाणु आकर क्या हो गए, इस पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे गिर गए। दूसरा बीजाणु आकर इस पृथ्वी के ऊपर गिर गया, तीसरा बीजाणु आकर इसके ऊपर गिर गया। अब ये प्रत्येक बीजाणु क्या करता है, पृथ्वी के ऊपर स्थित रहकर वृद्धि करने लग जाता है। वृद्धि करेगा और वृद्धि करके प्रत्येक एक नए राइजोपस का निर्माण करेगा। म्यूकर या राइजोपस का क्या करेगा, निर्माण करेगा।
तो इस प्रकार क्या होगा, पहले बीजाणु का निर्माण होता है, फिर प्रत्येक बीजाणु जो होते हैं एक नई संरचना का निर्माण करते हैं। तो क्या इस प्रकार के जनन में भी किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। एक अकेले ने ही कितने सारे पादपों का निर्माण कर दिया है। तो इस प्रकार का जो जनन होता है अलैंगिक जनन होता है। अब ये तो इसकी तीनों विधियां हो गई। तीनों विधियों को आपको याद करना है कि कौन कौन सी विधियां होती है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे लैंगिक जनन के बारे में। फिर लैंगिक जनन के बारे में डिस्कस करने के बाद इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। धन्यवाद।